नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जातिगत जनगणना की, आरक्षण की और 24 के समीकरण की, और क्या ये बदल रहे हैं। ये सवाल इसलिए कि जुम्मा 5 दिन हुए हैं अभी जातिगत जनगणना का सर्वे और उसके नतीजे आंकड़े जारी हुए। जो पिछड़ी जातियों की जनगणना की गई तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने वो आंकड़े जारी किए कि जी 63% आबादी तो पिछड़ों की है, और इसमें भी 37%, बल्कि 37 से भी थोड़ा ज्यादा, वो तो अति पिछड़े हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। और उसके बाद एक राजनीतिक भूचाल आया है और रोज बरोज इसे लेकर बयानबाजी हो रही है, पोजीशनिंग हो रही है, नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है, रायता फैल चुका है। आसान शब्दों में मैं कहूं, अब जितनी आबादी उतना हक, यह ताल ठोकी जा रही है। यह शब्द राहुल गांधी ने बोले, लोहिया पहले से बोल चुके हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो बहुत पहले बोल चुके। तो अब उसी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाई जाने लगी क्या? मास्टर स्ट्रोक भी माना बहुत से लोगों ने। ये नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने ये कदम ताल की है। और नीतीश कुमार दरअसल पिछड़े वर्ग से ज्यादा अति पिछड़े को साधने में माहिर माने जाते हैं। अब उनके समर्थक तो यह भी कहने लगे हैं कि फूलपुर से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। बिहार में नहीं है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू भी यहां से सांसदी का चुनाव लड़ते थे। पिछड़ा इलाका है, कुर्मी बहुल है कि जी बिहार से भी बाहर निकलो। अब इंडिया ने कन्वीनर यानी कि संयोजक नहीं बनाया तो क्या, नीतीश कुमार खुद अपनी वो पोजीशनिंग कर देंगे। कांग्रेस भी इस रणनीति से बेखबर नहीं है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या आ रही है प्रतिक्रिया? जितनी आबादी उतना हक से आगे चली गई है अब कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा कांकेर में थी, छत्तीसगढ़ के, और वहां ताल ठोकी। छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनी तो बिहार की तरह जातिगत जनगणना कराएंगे। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कि क्या बीजेपी नहीं जानती 43% से ऊपर यहां पर पिछड़ा वर्ग है। दिग्विजय सिंह भी मैदान में कूद गए कि मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराएंगे। उधर बिहार से प्रतिक्रिया क्या आई? बीजेपी अभी संभल कर बोल रही है। प्रधानमंत्री ने एक नुआंस दिया है, उस पर आता हूं। बीजेपी कह रही है अभी अध्ययन करेंगे, और अभी तो आंकड़े जारी हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक जो आंकड़ों का जुटान हुआ है, जुटाए गए हैं, वो अभी जारी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्यों आंकड़े जारी कर दिए, पर अब सुनवाई जनवरी में है। तो हरिभूषण ठाकुर बीजेपी विधायक हैं बिहार में, वो कहते हैं जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में 82% हिंदू हैं, इसलिए बिहार को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया था कि अरे आप क्या अल्पसंख्यकों को भूल गए, अब बहुसंख्यकों के बारे में ज्यादा चिंतित दिखने लगे। राजनीति देखिए, मैंने रायता शब्द, हल्का शब्द है, ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया। इस राजनीतिक सूरत हाल के लिए बहुत एप्ट साबित हो रहा है कि आप मुसलमानों की चिंता भूल गए, हिंदुओं की बात करने लगे। अब उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हिंदू राज्य घोषित कर दो बिहार को। पर इसमें एक और खेल है, जातियों के हिसाब से बांटेंगे तो दरअसल मुसलमान तो बहुसंख्यक हो गए। 17.7% सबसे बड़ी आबादी एक गुट की तो वो मुसलमानों की हो गई, और 14.26% दूसरे नंबर पर यादव आ गए। और जितनी आबादी उतना हक,
इनका हक ज्यादा हो जाएगा क्या? ये बड़े पेच हैं इस खेल में। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बिल्कुल ही अलग लकीर खींची कि देश में, वो बिहार हो या कोई भी राज्य हो, सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, और गरीब कल्याण ही सबसे बड़ा जरिया है सामाजिक न्याय का। तो नीतीश अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस ने अब इसको बड़े पैमाने पर उठाने का मन बना लिया है। 2009 से पहले कांग्रेस का नारा होता था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। 2009 के बाद हो गया कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अब कांग्रेस का हाथ पिछड़े वर्ग के साथ। और यह बात आरक्षण से जुड़ेगी। खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार मन बना रहे हैं कि विधानसभा का सत्र आएगा और उसमें आरक्षण की घोषणा कर देंगे तो ये तो बिल्कुल पैंडोरास बॉक्स और खुल जाएगा। बाकी राज्य क्या करेंगे? सरकारें भी बन जाएंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और मार्च के आखिर तक जाते जाते ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और अप्रैल और मई में ये चुनाव होने हैं। तो ये नेल बाइटिंग फिनिश होने वाला है, रेस टू द फिनिश होने वाला है क्या? इसी पर आज चर्चा। पहले सुनिए छत्तीसगढ़ में अब क्या ताल ठोकी जा रही है जातिगत जनगणना को लेकर। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? पिछड़े वर्ग को भूपेश बघेल की सरकार ने 4.25 सालों में खूब परेशान किया है, उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ ज्यादती की है। अब पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए इस प्रकार से ये दांव चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग समाज आज राज्य की कांग्रेस सरकार से, भूपेश बघेल से आक्रोशित है, नाराज है। उनकी किसी बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल जातिगत सर्वे, और मैंने रायता शब्द इस्तेमाल किया, वो सवाल में भी है, सियासी रायता या जीत का रास्ता, और पिछड़ों का आरक्षण बदलेगा 24 का समीकरण। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र सिंह मुन्ना, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके प्रवक्ता भी राजीव रंजन, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आलोक, सारी ये नैरेटिव जातिगत जनगणना को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर नीतीश ने सेट कर दिया। अब आप भी छटपटा रहे हैं एक ही खेमे के, तो अब कह रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में भी लागू करेंगे, मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। क्रेडिट पूरा का पूरा नीतीश ले गए क्या? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई कहीं पर नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं संदीप भाई आपकी बात से कि कहीं पर भी हमारा किसी भी रूप में किसी भी तरह से प्रतियोगिता है कि कौन क्रेडिट लेगा। आज केवल विषय ये है कि 2011 से पहले भी इस तरह की मांग उठी और 2011 के आरक्षण में जनगणना में तो पूरी तरह से सेंसस में इस तरह की जनगणना हुई और उसके आंकड़े जो हैं सरकार ने, वर्तमान की केंद्र की सरकार ने नहीं दी। नहीं, इस तरह की नहीं थी, थोड़ा फर्क था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना आपने की थी, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। यहां तो बाकायदा जाति की भी जनगणना की गई है बिहार में। देखिए संदीप भाई, उसमें सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ हेड काउंट जातियों के भी थे, और जो बिहार में हुई है उसमें भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है 26 पैरामीटर्स हैं, उसमें सोशियो इकोनॉमिक भी है, एजुकेशनल भी है, तमाम चीज़ें हैं।
तो पहली चीज तो ये है कि ये कहीं पर भी राजनीति के एंगल से इस समय पर हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, आप भी और ना कर ही नहीं कहीं पाए पर थे भी ना प्रतियोगिता है। 2013 में। आप ही सरकार के भीतर लगा रायता ज्यादा फैल जाएगा, तो आप भी उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हो गए थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं विजय भाई? ठीक बात है। बोलिए। उसमें तो प्रणब मुखर्जी साहब ने उससे पहले जाति शब्द को हटाया था। देखिए, Exactly. उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें हमारी देखिए सरकार भी पूरी तरह से बहुमत में नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल थे, घटक दल थे, या कुछ सांसदों के कहीं ना कहीं मतभेद थे उसमें। लेकिन हमारी सरकार 2014 में चली गई, तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन, मंथन और मनन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि अगर 1 साल का समय और भी होता तो उस चीज़ को भी सॉल्व कर लेती कांग्रेस, और ये आंकड़े सामने आ जाते। अब बात वही आ रही है कि किस तरह से तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं डेवलपमेंट की, उनको आगे अगर बढ़ाना है, तो ये आंकड़े अगर आ जाएंगे तो ये उसमें मदद करेंगे। इससे ज़्यादा मुझे तो नज़र नहीं आता है। दूसरा, नीतीश जी की बात, नीतीश जी ने तो बहुत पहले से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और मैं समझता हूँ बाकी राज्यों के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि भाई आप भी अपने यहाँ पर इस तरह का सर्वे या जनगणना, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, तो इस मुद्दे को लेकर नीतीश उड़, तमाम चीज़ें जो आगे इस मुद्दे को नीतीश ले उड़े, अगर मैं ये कह रहा हूं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी ने बिल्कुल इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दे को कोई आगे लेके उड़ जाएगा, ऐसा कहीं पर मुझे कोई प्रतियोगिता नजर नहीं आती है इस नहीं, मुद्दे के प्रतियोगिता अंदर। तो हो और रही है ना नीतीश जी और इंडिया में। कांग्रेस पार्टी के चेहरे बीच को में लेकर कन्वीनर आपका हो नहीं पाया, कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी वो सब तो बन गए, और ये तो माना जा रहा था कि नीतीश कन्वीनर होंगे। आपके लोग भी अंदर खाने ये बात स्वीकारते थे, नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि मत बनाओ, चेहरा मैं ही बनूंगा, मुद्दा यही बनाऊंगा, इसी को फोरफ्रंट पर रखूंगा, और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। ये भाई संदीप भाई, ये कन्वीनर कौन बनेगा केवल कांग्रेस पार्टी अकेली तय नहीं कर सकती है। ये सबका सामूहिक फैसला होगा। इंडिया गठबंधन में बाकी तमाम जो दल हैं 28 के करीब, वो सब मिलकर फैसला करेंगे। तो ये कहना कि नीतीश जी पर सहमति नहीं बनी, अभी वो शायद मुझे लगता है कि बिफोर टाइम स्टेटमेंट होगी। अभी तो उसके ऊपर डिस्कशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पास उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर ने कभी भी नीतीश जी के उस दावेदारी के ऊपर उन्होंने अगर किया होता तो, और उसके ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाया होता, तो मैं जरूर इसका सकारात्मक उत्तर देता। दो बार लेकिन मुझे प्रस्ताव लगता है कि सर्वसम्मति जो से भी पारित होगा, कराए होगा, नीतीश और कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना के, तब कांग्रेस वो यू कॉट नैपिंग। मतलब ये चुनाव से पहले अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान में करा लेते तो आपको ज्यादा फायदा होता। अब चुनाव बाद ही हो पाएगा ना सर्वेक्षण। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरह से मैटर पिछले 1-1.5 साल से उलझा रहा, तो कोई भी राज्य सरकार शायद वही स्टेप लेने पड़ते। तो अग्रणी भूमिका बिहार ने बिल्कुल पूरी तरह से निभाई है, और मुझे लगता है कि चुनाव में तीनों राज्यों में जो भी चुनाव हो रहे हैं, सब में तीनों में हम जीत ही रहे हैं। और उसके बाद प्रियंका जी ने भी जैसे कहा कि तुरंत बाद जनगणना जाति आधारित भी होगी, हम अपने वादों को पूरा करेंगे। और तो तमाम ये 24 का मैं सवाल ये भी पूछा, 24 का समीकरण भी बदल रहा है क्या? और 24 का समीकरण जब मैं कहता हूं, इंडिया के बीच भी समीकरण बदलेंगे क्या अब? देखिए 2 चीज़ें आपने कही, एक कही कि भाई इंडिया के बीच का समीकरण बदलेगा क्या। मुझे नहीं लगता है। इंडिया बहुत मजबूत हो चुका है, और जिस तरह से सबके वैचारिक एक धरातल पर आकर सब काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हो गए हैं, मुझे कहीं किसी एंगल से नहीं लगता कि इंडिया के समीकरणों में इन चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव पड़ेगा भी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक और मजबूत करने वाला प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, 2024 के चुनाव का आपका प्रश्न है। ज़रूर 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जनता पूछेगी मोदी सरकार से कि भाई आप किस तरह से ओबीसीज का फ़ायदा कर रहे थे, किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आप क्यों छुपाना चाहते हैं। तो ये सवाल बीजेपी पर ज़रूर खड़ा होगा, और जनता चिंतन और मनन के साथ, शांति के साथ बीजेपी को इस मुद्दे पर ज़रूर घेरेगी। आपने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, आर्थिक सामाजिक दशा और दिशा क्या है? आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े तो जारी किए, आर्थिक और सामाजिक दशा दिशा के आंकड़े नहीं जारी किए। राजीव रंजन, कब करेंगे जारी? देखिए, उसमें 45 दिनों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दी है,
और 45 दिनों का मतलब है कि 45 दिन में ये रिपोर्ट्स साझा हो जाएंगे। सवाल ये है कि जो वर्षों से एक मांग इस देश के अति पिछड़े और समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके मन में ये बात थी, और बिहार के इस फैसले से ये मार्ग प्रशस्त हो गया। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाओं की सुनवाई करते समय इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और इस मांग के विरोध में प्रधानमंत्री जी के बयान तो समझ से परे हैं। उनके 2 मुख्यमंत्रियों के बयान मैंने देखे। हिमंता बिस्वा शर्मा 5 जनजातीय मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बिहार के सर्वेक्षण के तरीके से वो वहाँ उनका सर्वे कराना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये सर्वे का जो बिहार मॉडल है उसके आधार पर चर्चा की है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस के 3 राज्यों में चुनाव के बाद वो कराएंगे ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी केवल प्रियंका गांधी नहीं, उन राज्यों में जो अब जो सरकार अभी है उसके निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं। संजय निषाद का जो ताज़ा बयान है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी संगठन है वो भी बीजेपी के हठधर्मिता से काफ़ी आहत हैं। बीजेपी पर मैं आता हूं, पर जो आपने कहा 1.5 महीने का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला है कि भाई ये सामाजिक आर्थिक दशा दिशा की सूरत भी सामने पेश हो जाएगी। 1.5 महीना मतलब मैं मोटा मोटा मान लूँ नवंबर के आखिर तक, तो दिसंबर में विधानसभा सत्र का टाइम भी हो जाएगा बिहार में। क्या मेरी जानकारी सही है कि आप आरक्षण की घोषणा करेंगे? इस जनगणना इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण भी आप लागू कर देंगे? गलत है क्या मेरी जानकारी? देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निसंदेह एक जो बुनियाद पढ़ना था वो बुनियाद पड़ चुकी है, और इसके बाद जो इसके निहितार्थ हैं उस पर उसका विश्लेषण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और नहीं भाई, ये जनगणना किस लिए कराई गई? ताकि पता लग सके, टारगेटिंग हो सके कि कौन सी जाति पिछड़ी रह गई, उसको नौकरी दाखिले में अब किसको ज्यादा तरजीह तवज्जो देनी है, किसको ऊपर उठाने की जरूरत है, इसीलिए किया गया ना, बेनिफिशियरीज को टारगेट करने के लिए। मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, और ये जिन 27 बिंदुओं पर ये सर्वे संपन्न हुआ उसमें किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जो मानव विकास सूचकांक के जो दूसरे संकेतक हैं उन सब के आधार पर जब सर्वे का जब विस्तृत रिपोर्ट जब पटल पर होगा तो उससे राज्य सरकार को योजनाओं के निर्धारण में काफ़ी मदद मिलेगी। और जहां तक इसके आधार पर आरक्षण का सवाल है तो समाजवादी आंदोलन के चिंतकों का जिक्र आपने भी किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिलाओं को भी पिछड़ी जाति में मानते थे, और साथ साथ उन्होंने जो पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के बातें कही हैं, नीतीश कुमार जी को ये श्रेय जाता है कि जो बातें कही जाती थी उसको उन्होंने ज़मीन पर उतारा है। और इंडिया काफ़ी दृढ़ता के साथ जिन राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं या जहां वो आशान्वित हैं कि उनकी सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी लगातार मुखर हैं, प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं। वैसे 33 साल लग गए आपको कुल मिलाकर। नीतीश और लालू की मिलीजुली रणनीति भी मैं इसे मान लूं, 15 साल लालू राज, 18 साल नीतीश राज, 33 साल, 33वें साल में आपको ध्यान आया है, तो ये राजनीतिक रणनीति ही ना। देखिए, आपको अगर देखिए, सबसे पहली बात है नीतीश कुमार जी ने ये मांग कब से शुरू की है, ये भी इसका आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा। और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी से शिष्टमंडल की मुलाकात हो, या जिस तरह से इस फैसले को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय जनता पार्टी ने छद्म तरीके से और बाद में मुखर होकर के जो अपने एफिडेविट में एक पारा हटाना और फिर जो पहले जोड़ना और फिर हटाना, तो कुल मिलाकर के ये जो रस्साकसी थी, आप हमारी निष्ठा और हमारी ईमानदारी और इन
सवालों को लेकर के हमारी जो कोशिश है इन्हीं उसको आप सवालों नकार को नहीं सकते। इन्हीं इसकी सवालों वजह को है, लेकर पहले भारतीय पिछड़ी पिछड़ों के दर्द को लेकर, और पिछड़े में भी अति पिछड़ा 63% जो पिछड़ा वर्ग है बिहार में, उसमें 37% अति पिछड़ा है। उनकी सबसे बड़ी आवाज हमेशा से बनने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने। इसी मुद्दे को लेकर क्या बिहार से बाहर भी निकलेंगे नीतीश कुमार? फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो पूरी तरह से उनका खुद का निजी निर्णय होगा। वहाँ की इकाई से आग्रह किया गया है लगातार, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब तक इस पर अपनी ओर से कोई सहमति प्रदान नहीं। पार्टी तैयारी कर रही है और बिहार की 40 सीटें काफ़ी अहम है। अगर नहीं, पार्टी की ओर से ये आग्रह किया गया नीतीश कुमार जी से कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, ना उन्होंने अभी तक कोई हामी भरी है। तो चलिए इसीलिए ये बिहार से भी आगे जाएगा। धीरेन्द्र, अब क्या ये असमंजस थोड़ा दूर हुआ है एनडीए में? अब ये हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि हिंदू राज्य घोषित कर दो, बिहार को अध्ययन करेंगे। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। ये लड़ाई कहां जाती दिखाई दे रही है पिछड़ों की? संदीप जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी ने गणना कराने का निश्चय किया था या फैसला लिया था, तो हम लोग सभी ने समर्थन किया था। और वो उन्होंने बताया था कि किन लोगों तक अभी हम लोगों की विकास की किरण नहीं पहुंची है। लेकिन जो आंकड़े जारी हुए वो बहुत जल्दीबाजी में हुए, जिसकी विश्वसनीयता अभी खतरे में है। कई लोग आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक कि जनता दल यू के ही एक नेत्री हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि हम लोगों की गिनती जो है वो पूरे तौर पे ठीक नहीं है, बल्कि एकदम ठीक नहीं, नकार दिया है। पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया आपने? ये निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि जल्दबाजी में आंकड़े जारी किए गए? जल्दबाजी में इसलिए किए गए कि हम लोगों के यहाँ भी नहीं कोई पूछने के लिए आए, और न कई और लोगों से भी बात हुई तो वो लोग भी कह रहे कि हम लोगों के घर पर पूछा नहीं गया है, सिर्फ सैंपलिंग करके कहीं से बनाया गया है। ऐसा सुनने को आ रहा है। हम लोग सुनने में आ रहा है। वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, एक मिनट धीरेन्द्र, केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया। वो बड़ा मुकम्मल अध्ययन करने के बाद वो चिन्हित किए गए कि ये 10% लोग कौन से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का? नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि वो तो मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, अपनी जानकारी का इजाफा करना चाह रहा था। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे नेता इस पर प्रस्ताव दिया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, जिसको भारत सरकार ने माना और दिया। लेकिन इस पर किसी ने ये नहीं सवाल उठाया था कि जो गिनती हुई है वो सही है कि नहीं है। इस पर कोई सवाल पर गिनती होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? गिनती सही तरीके से नहीं, पर गिनती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और गिनती के हिसाब से आरक्षण भी फिर दिया जाना चाहिए। जितनी आबादी उतना हक, बिल्कुल होना चाहिए। हक देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बात क्यों नहीं कह रही है? आप कह रहे हैं खुलकर, प्रधानमंत्री तो घुमा देते हैं पूरी डिबेट को। वो कहते हैं सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, और गरीब कल्याण ही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। संदीप जी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे नेता, हम लोग 2014 से ही इस देश को अति पिछड़ा प्रधानमंत्री दे रखा है, और आज देश के 60 से 70% लोगों की आस्था अति पिछड़ा और सामान्य सभी लोगों की आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे। सरकार के ही बनाए हुए जी रोहिणी आयोग 13 एक्सटेंशन हो चुकी हैं। वो कहता है कुल मिलाकर 3700 जो जातियां हैं, उनमें से 993 जाति ऐसी हैं जिनको 2.86% नौकरी और दाखिले मिलते हैं, और 923 ऐसी जातियां हैं ना एक दाखिला ना एक नौकरी, 1% भी नहीं। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है संदीप जी, और निश्चित तौर पर वो जो रिपोर्ट आई है रोहिणी की, उस रिपोर्ट को भी हम लोग लागू करेंगे, और वो भी बहुत जल्द लागू। तो बिना जनगणना के लागू कैसे करेंगे? नहीं, जनगणना 2018 तक तो आपने कहा था कि होने वाली है, जातिगत जनगणना करेंगे। तब राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था।
अगर अगर संदीप जी आनन फानन में कर देंगे जैसे नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक लाभ अरे लेने दो के दो लिए बार किया, आप सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया, आनंद फानन कहां से हो गया? नहीं इसमें 26 पॉइंट में से मात्र एक पॉइंट की कौन सी जातियां मुझे वोट करेगी कौन नहीं करेगी, सिर्फ यही अगर ख्याल करना है संदीप जी, तब तो ये पूरे तौर पर राजनीतिक है। लेकिन इससे इतर जाकर के उन लोगों को, हम लोगों को क्या लाभ देना है, काम तो इस पे होना चाहिए ना, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ है। ये जैसे एनडीए ने महिला आरक्षण पर खेला किया, ये नीतीश ने जातिगत जनगणना पर खेला कर दिया, रिवर्स खेला हो गया क्या? नहीं बिल्कुल देखिए, इसको खेला नहीं कर सकते संदीप जी, अरे खेल ही हो रहा है। हाँ, इसको बिल्कुल इसको खेल नहीं कहेंगे। महिलाओं के आरक्षण का देखिए कि कहीं से कितने बार विरोध किया गया, और अगर हम लोग पहले इसको घोषित करते तो इसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से अरे पहले कानून ही तो बना है धीरेन्द्र भाई, 31 में लागू होगा, 34 में होगा, 39 में होगा, अभी देखने वाली बात है। संदीप जी देखने वाली बात नहीं है, फ्लोर पे कहा है गृह मंत्री जी ने ना कि 2029 में ये लागू हो जाएगा। अगर आनंद फानन में करते तो ये कोर्ट में जाके स्टेप डाउन हो जाता। ये इरादे पर हमारे शक न करें, बिल्कुल महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और वो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी आपको देखने को मिल जाएगा, लाभ भी देखने को मिल जाएगा। कृष्णा हेगड़े, ये गले की हड्डी बन गया है क्या जातिगत जनगणना का मसला और इससे जुड़ा हुआ आरक्षण? संदीप जी, मेरे जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सेंसस ले सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, सेंसस एक्ट ऐसा कहता है। लेकिन बिहार में जो लिया गया था वो सेंसस था क्या, वो सर्वे था? वो सरकार ने भी, एक मिनट कृष्णा हेगड़े, थोड़ा मैं दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी, सरकार ने भी मान लिया है बाकायदा हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ सेंसस हम कराएंगे, सर्वे कराने का पूरा हक है राज्य सरकारों को, और इन्होंने ये सर्वे कराया। नहीं, तो बिहार के जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंसस नहीं सर्वे कराया, वो सर्वे है वो, बिल्कुल। दूसरी बात ये है, क्योंकि आप सेंसस और जनगणना नहीं, सर्वे और जनगणना मैं सब सर्वे, हाँ नहीं, अब बाल की खाल निकाल कर क्या राजनीतिक इसी में ही पोस्चरिंग करेंगे? नहीं सुनिए ना, असल मुद्दे पे आइए ना कृष्णा भाई। सेंसस नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने जनवरी 7 से लेके 21 तक 13 करोड़ लोगों की सर्वे की है, तो उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि 15 दिन में 13 करोड़ लोगों का कैसा सर्वे हुआ है। तो धीरेन्द्र भाई ने बराबर कहा कि इस पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जनवरी 21 के बाद उन्होंने सर्वे कंप्लीट की, अब आ गया है अक्टूबर, तो अक्टूबर तक उन्होंने क्या सहूलियत पहुंचाई ये लोगों के पास? ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनके पास क्या सहूलियत पहुंचाई? एक तो स्कीम दिया होगा, एक तो वेलफेयर स्कीम दिया होगा उनके लिए। तो सिर्फ सर्वे करने से कुछ होता नहीं है। इसके लिए सामान्य प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि गरीब जो तक है उनका जो कल्याण होना चाहिए, उन्होंने सभी का कल्याण की बात की। नहीं, सभी के कल्याण की तस्वीर आपके सामने रखी तो नहीं, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। 20 करोड़ अगर गरीबी रेखा के नीचे हो, मेरे शब्द नहीं है, दत्तात्रेय होस बोले के 23 करोड़ लोग अगर 375 रुपए ना कमा पाए, 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना हो, किसान अगर 27 रुपए कमा रहा हो विशुद्ध किसानी से, तो ये सबका साथ सबका विकास से काम नहीं चलता है। बिल्कुल। 1947 में जब आजादी मिली और 25 साल के बाद इंदिरा जी ने 1972 ने कहा गरीबी हटाओ, और 2014 तक उनकी सरकार थी, कितनी गरीबी हटाई? इन्होंने तो गरीबों को ही हटा दिया। इन्होंने गरीबों को हटा दिया, और आपने क्या किया? हमने तो वेलफेयर स्कीम पहुंचाए, जितने वेलफेयर स्कीम कर सकते थे। तो वही टारगेटिंग के लिए है ना, जो लाभार्थी हैं प्रॉपरली टारगेट हो जाएं। हमने मिडिल मैन काट दिया सब्सिडी में, हमने डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट पैसा पहुंचाया गरीबों के पास। हमने जो मिडिल मैन था और इनका जो फोन, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, सेंसस एक्ट के हिसाब से सेंटर एम्पावर्ड है। अगर सर्वे कराएंगे, जातिगत सर्वे कराएंगे, बिल्कुल नहीं शब्दों में ही फंस रहे, जातिगत सर्वे कराएंगे। जातिगत सर्वे करा के जहां पर भी लोगों को सहूलियत पहुंचानी है वो हम कितना जल्द शुरू करेंगे ये जातिगत सर्वे? 2024 के बाद। 2024 के बाद।
तो ये खेल बड़ा रोचक हो रहा है। रायता मैंने ऐसे ही यूं ही शब्द इस्तेमाल नहीं किया है सवाल में। विजय, ठीक शब्द इस्तेमाल बिल्कुल किया। सही शब्द आपने इस्तेमाल किया और जो सवाल है ना वो पूरी तरह से वाजिब सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपने शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला आरक्षण का जो एक फैसला किया, उसके बाद उन्हें लगा था कि ये 2024 का वो नैरेटिव हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब के तौर पे जातीय आरक्षण को दिया है और वो एक ऐसा मसला है कि जिसको कोई छोड़ नहीं सकता, कोई निगल नहीं सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आपको अलग अलग पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले बात करें तो उनके लिए महिला आरक्षण का एक नैरेटिव का जवाब हो गया जातिगत आरक्षण। दूसरी बात, वो तो हमेशा ही इस बात से बचना चाहते हैं कि जो हिंदू का अम्ब्रेला है उसको मत बांटे। हिंदू को हिंदू रहने देना, हिंदू को हिंदू रहने वो दें। पुरजोर कोशिश करेंगे, उसको पुरजोर कोशिश की जाती है कि वो हिंदू रहे, क्योंकि हिंदू जैसे ही कम होता है तो फिर जैसे आपने कहा कि वो तो फिर मुस्लिम जो है वो सबसे बड़ी आबादी हो जाती है, 17% हो जाती है, माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी हो जाती है। तो वो कोशिश उन्होंने की। अब नीतीश कुमार जी ने जो काम किया और उन्होंने कहा कि अब सामाजिक, जैसे अभी राजीव जी बात कर रहे थे कि 45 दिन में वो सामाजिक आर्थिक, तो ये पर्पज क्या इसका, जातिगत सर्वे का, आरक्षण का तो पर्पज ये था कि उसका सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आप सामने रखें। एग्जैक्टली 45 दिन बाद रख देते ये वाली रिपोर्ट भी, सर्वे भी। पर 2 तारीख थी, भाई, गांधी जयंती थी नहीं, और इलेक्शन मध्य विधानसभाओं के भी आने वाले हैं। और जैसे ही वो चुनाव आएंगे आप रिजर्वेशन की सर, अब इसमें घोषणा मुझे कर एक और सकते बात हैं। याद आ रही है कि 33 साल से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लालू यादव की, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। यदि ये जातिगत आरक्षण की सर्वे की जो भी है, फिर हेगड़े जी कहेंगे कि तो सर्वे की यदि रिपोर्ट आती है और उसमें अति पिछड़ों की हालत खराब है सामाजिक आर्थिक, तो कौन जिम्मेदार है ये बताइए मुझे। 33 साल से तो आप शासन कर रहे हैं ना वहां पर, लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको हिम्मत की बात कहूंगा कि नीतीश कुमार जी अपनी रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं कि 33 साल में भी हमसे कुछ नहीं हुआ। यही मतलब कह रहे हैं ना, राजीव रंजन ये कह रहे हैं कि देश में 33 साल में, खासतौर से बिहार में 33 साल में पिछड़ों की हालत नहीं सुधरी और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और लालू यादव जी ले रहे हैं। एक मतलब तो ये हो गया। और आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट भी साथ के साथ रखनी चाहिए थी ताकि पता पड़ जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 45 दिन चाहिए थे तो 45 दिन बाद रख देते रिपोर्ट, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था। अब बात करें कांग्रेस की, मुन्ना साहब की भी बात करते। मुन्ना साहब ने कहा कि भाई आरक्षण होना चाहिए, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे कि जातिगत आरक्षण करवाना चाहिए। करवाइए ना। तो अब धीरेन्द्र जी को पता होगा कि वो किस तरह से कर रहे हैं इसको। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो गई है सर इसमें, कि कांग्रेस ही इसमें सबसे घाटे में लगती है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जातिगत आरक्षण की बात नीतीश कुमार जी ने करके जो आगे बढ़ाई है इस बात को, उसमें जितने अलायंस पार्टनर हैं इंडिया अलायंस की, उसमें कांग्रेस के अलावा 90% लोग ओबीसी के सपोर्ट वाले लीडर हैं। एग्जैक्टली। तो जो यदि ये बात बढ़ गई तो फायदा अखिलेश यादव को होगा, फायदा नीतीश कुमार को होगा, फायदा लालू यादव को होगा, ठीक है, या तमिलनाडु में स्टालिन को होगा। कांग्रेस के पास क्या बचेगा इसमें? तो सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान अगर ओबीसी की जनगणना और उस पर रिपोर्ट आ गई तो कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास तभी तो ये वेकअप कॉल की तरह अब ये सब कहने लगे हम भी लागू करेंगे, लागू करेंगे। और फिर जैसे आलोक जी ने कहा कि 2011 में हुआ, रिपोर्ट नहीं आई, वो तो आपको भी पता कि क्या हुआ था, और प्रणब मुखर्जी साहब ने उसमें से जाति शब्द को हटाया था सेंसस में से, इसलिए उसको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया और फिर वो 2013 में आ गया। उसके बाद भी 1 साल था। उसके बाद सिद्धारमैया साहब ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे बिल्कुल कराया, लेकिन उसको भी चालू नहीं किया जी। और आपकी मंशा इतनी थी तो 2018 से तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थी, तीनों जगह सरकारें रही एक तरह से। मध्य प्रदेश में भी आ गई थी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में तो थी, राजस्थान में पर तो इसमें अब खेल दरअसल तो वहां थोड़ा पर सा आपने और उसको अगर हम इसको खोलें खेल को विजय, तो जो ये पिछड़ी जाति है, ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाने वाली बीजेपी जो 19% वोट बैंक ले रही थी 1996 में, वो बढ़कर 44% हो गया है। और इसमें भी पिछड़ी में भी एक डोमिनेंट कास्ट है और एक नॉन डोमिनेंट पिछड़ा है। भाई यादव जैसे वो नॉन डोमिनेंट कास्ट को उन्होंने फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी, और तो उसमें ईबीसी की ईबीसी तादाद ज्यादा है, उसमें ट्रैक्शन नीतीश कुमार की ज्यादा। ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम बन रहा है। इसीलिए वो बचना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही डोमिनेंट कास्ट में से आ रहे हों, लेकिन वो जो ईबीसी है उस पर उनका एक पकड़ है। और जो ज्यादातर लोग हैं ईबीसी वाले, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यही मुश्किल है। अब आपको एक चीज का और जिक्र करें जिसको हम पहले कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में अचानक 38 दलों को शामिल कर लिया। अभी
तुरंत आपको पता पड़ा होगा एनडीए, आप तो बहुत पुराने लोगों में से, एनडीए जब से बना होगा तब से आप चल रहे हैं, लेकिन अचानक 38 दल आ गए। तो ये अच्छा 38 बोला, तब से मैं चल रहा हूँ। तो जब से 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि सरकार को, एनडीए को, बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार ये खेल कर सकते हैं जातिगत आरक्षण का, तो वो जितनी छोटी पार्टियां, वो ओम प्रकाश राजभर हो, वो संजय निषाद हो, वो अनुप्रिया पटेल हो, तमाम तरह की छोटी छोटी ओबीसी लीडर्स को अपने साथ जोड़ लिया, ताकि ये जो जातिगत आरक्षण का जब मसला आए तो वो कम से कम उसको जितना पर नुकसान बड़े को- धड़े इंडिया में बैठे हैं, बड़े हैं, लेकिन वो और छोटा छोटा छोटे खिलाड़ी भी, हाँ वो पेशबंदी है अपनी। पेशबंदी। और वो बहुत वर्क भी करते वो हैं। वर्क करती है, और कई जगहों पर जहां पर सीटों पर 10,000 15,000 वोटों का फर्क हो और वो बढ़ जाए तो उसमें वो मदद पर कर एक सकते हैं। छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय, बिहार से बाहर निकलना नीतीश का, फूलपुर के ये जो लगातार काइट फ्लाइंग चर्चा हो चल रही है, इसको आप जातिगत खेल में और 24 के समीकरण के लिहाज से कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते नहीं, हैं? वो उनका बड़ा मूव है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि बिना उत्तर प्रदेश के आपको है ना दिल्ली पहुंचना मुश्किल होता है। तो बिहार और से ये उत्तर बिहार से प्रदेश में फूलपुर आ आएगी। जाएं, फूलपुर में और फिर उत्तर प्रदेश आ छत्तीसगढ़, जाएं, मध्य क्योंकि प्रदेश, राजस्थान, आप हिंदी पट्टी का बड़ा मुद्दा। बड़ोदरा से वाराणसी पहुंचते हैं, हाँ, तो फूलपुर में, पटना से फूलपुर पटना से क्यों नहीं? फूलपुर आने में कोई दिक्कत नहीं, और वो ऐसी सीट है जो मदद कर सकती है नीतीश कुमार जी की वहां पर, और अगर जीत जाएंगे तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और होगा। ये अपने आप में खेल क्या है, ये समीकरण जो बदल रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 के चुनाव के लिए? हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। राजीव रंजन। देखिए, निसंदेह ये एक बड़ा मामला है, और जो मतदाताओं के मन में इस तरह के जो सवाल उमड़ते थे उसका जवाब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व मेरे में पास बिहार सिर्फ की 30 सरकार सेकंड ने है सबके लिए, हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। धीरेन्द्र मुन्ना, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है और उन्हीं का रहेगा। आलोक शर्मा। बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन ये कहना कि केवल यही एक मुद्दा रहेगा ऐसा नहीं है। सरकार की तमाम बाकी विफलताएं भी एक मुद्दा रहेंगी, लेकिन ठीक ये है, एक बड़ा कृष्णा हेगड़े। बिल्कुल नहीं, ये मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूरी है, ये हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। विजय। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, ये अकेला नहीं लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। नहीं, हमेशा एक मुद्दे पे तो चुनाव होता भी नहीं है, पर ये क्या बड़ा मुद्दा होगा? बड़ा क्या मुद्दा ये गेम चेंजर भी साबित होगा? नतीजों पर अब लंबा ये पूरी असर, बड़ा एक्सरसाइज कितने असर? करते हैं आलोक भाई और सब लोग? बात की जातिगत जनगणना की और आरक्षण की, और जनता की राय क्या है, क्या कह रही है जनता? वोट बैंक बदल रहा है, पहले ब्राह्मण और अब ओबीसी चर्चा में है। गणेश मौर्य हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जबकि दिल्ली, राजधानी दिल्ली से रामजी लाल सैनी कह रहे हैं कि बिहार से उठा मुद्दा पूरे देश में रायता फैलाएगा और सामाजिक न्याय शब्द 90 की तरह फिर से गूंजता दिखेगा।